जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएससी प्री टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यह दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट है। हम लोग इसमें टेस्ट संख्या फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक देख लिया है। इसके आगे से हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि यह यूपीएससी प्री 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें भारत के संदर्भ में बताना है। इसमें जो पहला दिया गया है वह कहा जा रहा है कि लौह अयस्क को गले के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जो कि ये सही है। फिर दूसरा है कि मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राजस्थान मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो राजस्थान मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है, तो ये वाला गलत है। राजस्थान नहीं होगा, जबकि यहाँ उड़ीसा होगा। फिर इसके बाद आता है चौथा कथन है कि इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग रोगन और बैटरी बनाने के निर्माण में किया जाता है, तो जो कि चौथा भी सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा, तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो इसमें प्रमुख देश दिए गए हैं। इस पे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने यूक्रेन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। तो कितने देश हैं जो यूक्रेन के साथ स्थल सीमा का साझा करते हैं। तो इसमें जो कि पोलैंड है और स्लोवाकिया है। फिर उसके बाद आता है बेलारूस। ये जो तीन देश हैं ये यूक्रेन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं, तो इसमें केवल तीन ही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल तीन देश। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में कुल अधिष्ठापित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होता है, जो कि ये गलत है, क्योंकि जल से जो विद्युत प्राप्त होता है वह लगभग 11% होता है, 5% गलत है। फिर इसके बाद दूसरा है कि अधिष्ठापन क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग 1,48,700 मेगावाट अनुमानित है, तो दूसरा वाला जो कि ये सही है। फिर तीसरा है कि भारत में जल विद्युत उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 1897 में एक जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया था, तो जो कि ये भी सही है। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका केवल दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल दो ऑप्शन ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि कहा जा रहा है कि लौह अयस्क के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लौह अयस्क के वितरण के संबंध में इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कितने कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो कि ये सही है, कर्नाटक देश का सबसे बड़ा तीसरा लौह अयस्क उत्पादक है। फिर दूसरा है कि झारखंड में लौह अयस्क 25% भंडारण मौजूद है और यह देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 11.1% उत्पादन करता है, तो जो कि इसमें दूसरा वाला कथन भी सही है। फिर तीसरा है कि भारत विश्व में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो जो कि ये गलत है। तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है भारत, पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो इसमें जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, इसमें केवल दो कथन सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त में से कितने राज्य को आमतौर पर अरेका नट उत्पादन राज्य के रूप में जाना जाता है। तो कितने राज्य हैं। तो इसमें जो है कर्नाटक है, केरल है और असम है। ये तीन राज्य जो एरेका नट
उत्पादन राज्य के रूप में जाना जाता है। तो केवल 3 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, केवल 3 राज्य। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दिया गया है जलाशय और राज्य, जलाशय दिया गया है और राज्य दिया गया है। राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप सागर ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार, जो कि ये गलत है, बिहार में नहीं है, राजस्थान में है। पंचेत ये पड़ता है झारखंड, पंचेत ये पड़ता है झारखंड, जो कि ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तिलैया जो कि ये भी झारखंड में पड़ता है, यहाँ आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो ये भी गलत है। रामगुंडम ये तेलंगाना में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर केवल इसका चौथा ही सही है। इसमें केवल एक युग्म ही सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, केवल एक युग्म सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ बताना है, तो साहित्य रचना है और लेखक हैं। तो साहित्यिक रचना और लेखक इरामावतारम जो कि इसके लेखक कंबन हैं, सही है। रामचंद्र चरित पुराण, तो इसमें तुलसीदास दिया गया है, जो कि ये गलत है, इसके लेखक नागाचंद्र हैं। फिर उसके बाद तीसरा है पंचरात्र के लेखक भास हैं, जो कि ये सही है, पंचरात्र के लेखक भास हैं। फिर उसके बाद आता है चौथा है कि लीलावती प्रबंधम के लेखक ये नेमिनाथ हैं, जो कि ये सही है, चौथा भी सही है। तो इसमें केवल 3 ही सही थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पहला और तीसरा और चौथा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है महिला स्वतंत्रता सेनानी जिसके लिए जाना जाता है। तो महिला स्वतंत्रता सेनानी जिसके लिए जाना जाता है, तो पहला इसमें है मातरंगिनी हाजरा। इनसे किसके लिए ये जानी जाती हैं? तो तमलुक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था, जो कि पहला कथन सही है। दूसरा है एवी कुट्टीमालू अम्मा, ये जो है एवी कुट्टीमालू अम्मा, जो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया एवं तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी के नारे के साथ जवाब दिया, जो कि इसमें ये गलत है। फिर उसके बाद आता है तीसरा है अरोड़ा आसफ अली, जो कि ये ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था, तो ये भी सही है। तो ग्वालियर टैंक मैदान में अरोड़ा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था। तो इसमें जो है केवल पहला और तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, फ्रांसवा बर्नियर, पीटर मुंडी थे, तो ये कौन थे? तो ये थे भारत आए यात्री, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, भारत आए यात्री, जो कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ये फ्रांसवा बर्नियर, पीटर मुंडी थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेयांस शब्द की व्याख्या करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है फेयांस शब्द की व्याख्या करता है। तो इसमें वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है, जिसका उपयोग मोती, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन के निर्माण के लिए किया जाता है, तो ये फेयांस शब्द की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है, इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञों की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है, तो उपरोक्त प्राचीन भारत के भारतीय दर्शन निम्नलिखित में से किस प्रणाली की मूल मान्यताओं को दर्शाता है। तो ये किस प्रणाली की मूल मान्यताओं को दर्शाता है? तो ये मीमांसा की, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मीमांसा की।
मीमांसा के रचनाकार सांख्य दर्शन, जो कि ये मीमांसा के शाब्दिक अर्थ है, इसमें जो है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मध्यकालीन शहर मांडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्यकालीन मांडू के संबंध में बताना है इसमें। पहला है कि यह गौरी वंश की राजधानी थी। तो मध्यकालीन शहर मांडू के संबंध में बताना है कि पहला है यह गौरी वंश की राजधानी थी। तो इसमें जो है कथन पहला सही है। फिर दूसरा है इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने किया था। तो इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने किया था, जो कि ये गलत है। इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर के द्वारा नहीं किया गया था। फिर उसके बाद तीसरा है कि मांडू की पाठन वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह है। तो जो कि कथन नंबर तीसरा भी सही है। इसमें पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, केवल 2 कथन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत की गुफा परंपराओं के संदर्भ में महाजनक जातक, उगम जातक, मारा विजया निम्नलिखित में से किस गुफा के समूह को देखते हैं। तो ये किसकी देखते हैं? तो अजंता की गुफाएं से। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, अजंता की गुफाएं, ये जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये 5वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक ये बौद्ध धर्म, ब्राह्मण और जैन धर्म के लिए बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला दिया गया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जो कि पहला कथन इसमें सही है। फिर दूसरा है कथन कि लियाकत अली खान द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई थी। तो दूसरा कथन गलत है। लियाकत अली के द्वारा नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना खान के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन दूसरा कथन जो कि गलत है और पहला कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि पहला कथन सही है किंतु दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है कि इसमें कौन सा 2 कथन सही, कितने कथन सही हैं इसमें। इसमें पहला दिया गया है कि अंग्रेज़ों, फ्रांसीसी और डचों ने मसूलीपट्टनम में अपने कारखाने स्थापित किए थे, जो कि कथन पहला सही है। दूसरा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तो इसमें जो कथन दूसरा दिया गया है ये सही नहीं है। ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने वाला है ये अल्बुकर्क के द्वारा नहीं, ये अल्मीडा के द्वारा शुरू किया गया था। फिर तीसरा है रुडोल्फ एक्वाविवा और एंथोनी मोरेरात जहांगीर के दरबार में आए थे। तो जो कि ये भी कथन नंबर तीसरा भी गलत है। इसमें केवल पहला ही सही है कथन, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन मध्यकालीन भारत में शुरू हुआ। तो कौन सा फसल है जो कि मध्यकालीन भारत में शुरू हुआ था। तो ये मक्का, आलू और मिर्च, ये मध्यकालीन भारत में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि आधुनिक मनुष्यों के गरीबी रहे विलुप्त निएंडरथल के जीनोम का मानचित्रण करने के लिए स्ताम्बे पावे ने नोबेल पुरस्कार जीता था, जो कि इसमें पहला कथन सत्य है। फिर दूसरा है कि इन्होंने निएंडरथल के डीएनए का विश्लेषण और अनुक्रमण किया था। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है कि डीएनए में अधिकांश आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जबकि बहुत छोटी माइक्रोकॉन्ड्रियल जीनोम हजारों प्रतियों में व्याप्त होता है। तो तीसरा वाला भी सही है। पहला और तीसरा इसमें सही है, तो केवल इसमें 2 ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है, तो इसमें कथन पहला है आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हैलो ऑर्बिटल में स्थापित किया गया है जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। तो इसमें पहला सही है कथन। दूसरा कथन है कि लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। इसमें जो कि दूसरा कथन है, दूसरा वाला भी सही है, कथन नंबर दूसरा वाला भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि दोनों भी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। कथन सेकंड का कथन फर्स्ट सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि वेब 4.0 का वैकल्पिक नाम क्या है जो वर्ल्ड वाइड वेब का भविष्य का परिकल्पित चरण है, जिसमें अत्यधिक बौद्धिक अनुप्रयोगों तथा निर्बंध मानव कंप्यूटर संपर्क की विशेषता को होने की उम्मीद है। तो इसमें जो कहा जा रहा है, तो ये सिबियोटिक वेब को कहा जा रहा है। तो सिबियोटिक वेब को कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, सिबियोटिक वेब। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में बताना है, तो पहला है कि यह एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जो कि इसमें पहला सही नहीं है। दूसरा है कि इसमें एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ 3 चरण वाली मिसाइल है, तो दूसरा वाला कथन सही है। और तीसरा है कि यह दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो कि ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो इसमें केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है रेडशिफ्ट परिघटना विस्तारित ब्रह्मांड और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रेडशिफ्ट घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें रेडशिफ्ट के बारे में बताना है, तो इसमें रेड शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि आकाशगंगाएं किसी पर्यवेक्षक से दूर जाने पर लंबी तरंगे दैर्ध्य के साथ प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS जल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक संयोजन है। यह निर्जलीकरण को रोकने का एक तरीका है। इसमें जो पहला है ये गलत है। दूसरा है जब अंतःशिरा चिकित्सा उपबंध अथवा संभव नहीं होता है तो दस्त से होने वाले निर्जलीकरण को रोकने के एवं उपचार करने के लिए अंतःशिरा पुनर्जलीकरण चिकित्सा का एक विकल्प है। तो इसका जो दूसरा वाला कथन है, दूसरा वाला सही है। इसमें केवल एक ही कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है तपेदिक टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें टीबी के संदर्भ बताना है तपेदिक के संदर्भ में। तो इसमें तपेदिक के संदर्भ में पहला दिया गया है कि यह एक गैर संक्रमण रोग है। तो तपेदिक में यह एक गैर संक्रमण रोग है, जो कि सही है। ये तपेदिक के संदर्भ में ये गलत है, यह एक गैर संक्रमण रोग है, ये जो कि गलत है। फिर उसके बाद दूसरा है कि यह बेसिल्स माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, तो इसका कथन नंबर दूसरा सही है। फिर तीसरा है कि दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए बेडाक्लिन और डेलामेडिन का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल 2 कथन सही है इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि बायो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिश्रित से एक उभरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये दिया गया है कि अविकल्पनात्मक कार्यों के लिए जैविक अणुओं और गैर प्रणालियों का उपयोग करना है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अविकल्पनात्मक कार्यों के लिए जैविक अणुओं और प्रणालियों का उपयोग करना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि दुर्लभ मृदा तत्वों REE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दुर्लभ मृदा के तत्वों के बारे में बताना है इसमें।
इसमें दिया गया दुर्लभ मृदक तत्वों के बारे में। पहला है कि REE केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं और किसी अन्य खगोलीय पिंड पे मौजूद नहीं हैं, तो जो कि इसमें पहला कथन गलत है। दूसरा है कि REE 15 तत्वों का एक समूह है जिसे मुख्य रूप से रेडियो धार्मिक सामग्री शामिल है, तो दूसरा वाला भी गलत है। फिर उसके बाद आता है तीसरा कथन है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा REE उत्पादक और निर्यातक है, तो जो कि ये सही है। फिर चौथा है कि REE का उपयोग मुख्यतः कृषि उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें जो चौथा वाला है ये भी गलत है, इसमें केवल तीसरा वाला ही सही है। इसका ऑप्शन नंबर केवल पहला होगा, केवल एक ही इसमें कथन सही है। फिर उसके बाद आता है इसमें 63 वाले में कहा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहे टिम्फो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कहा है कि इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी करना है, जो कि इसमें पहला वाला कथन सत्य है। दूसरा कहा है कि इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रमोचित किया गया था, तो जो कि दूसरा वाला गलत है। फिर तीसरा है कि यह प्रकाश की दृश्यमान और पराबैंगनी तरंगों के प्रति संवेदनशील है, तो तीसरा वाला भी सही है। इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, पहला और तीसरा, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 3 पेरेंट बेबी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा सबसे अच्छा वर्णन 3 पेरेंट बेबी शब्द का अच्छा वर्णन करता है। तो ये जो है 3 अलग अलग माता पिता से प्राप्त आनुवांशिकी सामग्री के साथ जन्मा संतति। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है, जेनेरिक दवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जेनेरिक दवाओं के संदर्भ में बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि इन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत परिभाषित किया गया है, जो कि ये गलत है। फिर दूसरा है कि जेनेरिक दवाएं आमतौर पर अपनी समकक्ष प्रभावकारिता के कारण ब्रांड नाम वाली दवाओं की तुलना में अधिक महंगी होती हैं, जो कि इसमें दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा है कि जेनेरिक दवाओं का विकास और विपणन उन्हीं दवाओं कंपनियों द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं का उत्पादन करती हैं। इसमें जो तीसरा वाला कथन है ये भी गलत है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना, ये जो कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है। तो इसमें तीनों गलत है, पहला दूसरा तीसरा, केवल चौथा वाला कथन सही है। तो इसमें आंसर जो होगा केवल पहला, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला क्या कह रहा है। कथन पहला कह रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरो की रासायनिक संरचना और भौतिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान होते हैं, जो कि ये सही है, कथन पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम पर्यावरण के अनुकूलन होते हैं, तो जो कि ये भी इसमें ये गलत है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, पहला सही है किंतु दूसरा वाला गलत है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन के संदर्भ में बताना है। इसमें पहला दिया गया है कि इसमें खाड़ी देशों के कार्यरत भारतीय नागरिकों के समावित वाले उत्पादन के कारकों से होने वाले आय शामिल है, जो कि कथन पहला वाला सही है। दूसरा है कि इसमें कार्यरत विदेशी की आय शामिल नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और सकल घरेलू उत्पाद GDP अवस्फीति के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन करता है। तो ये कौन सा करता है। तो ये CPI में आयातित वस्तुओं की कीमतों में शामिल होती है, जबकि GDP अवस्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतों में शामिल नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है
कि भारत में मुद्रा आपूर्ति उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की मुद्रा के संबंध में बताना है। इसमें दिया गया है, पहला है कि M1 में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई मुद्रा जमा शामिल है, जो कि ये सही है। दूसरा है M4 धन आपूर्ति का सबसे तरल माप है जो दिन प्रतिदिन लेन देन के लिए उपयुक्त है। तो दूसरा वाला जो कि ये सही नहीं है। तीसरा वाला है कि तरलता के उच्च स्तर के कारण M3 को नौरो मनी भी कहा जाता है, तो जो कि ये भी गलत है। इसमें केवल पहला वाला सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलता पास शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो तरलता पास का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। इसमें पहला है कि ऐसी स्थिति जिसमें धन की बढ़ती आपूर्ति के कारण बंध पत्र की कीमतों बढ़ जाती है, जो कि ये गलत है। ऐसी परिदृश्य जिसमें बाजार की ब्याज में गिरावट की उम्मीद है जिससे बंध पत्र पर पूंजीगत लाभ होगा, तो ये भी गलत है। ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में आंतरिक धन प्रविष्टि के बजाय लोग बंध पत्र रखना पसंद करते हैं, तो ये भी इसमें गलत है। फिर उसके बाद डी वाला है कि ऐसी स्थिति जिसमें लोग अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्ट पर भी बंधपत्र के बजाय नकदी अधिशेष के रूप में रखा जाना पसंद करते हैं, तो ये वाला सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में बताना है। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा जा रहा है कि पहला है कि मुद्रा का प्रचलन, तो मुद्रा का प्रचलन जो कि सही है। दूसरा है कि वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी, ये भी सही है। तीसरा है कि भारत सरकार द्वारा RBI के पास जमा पूंजी, ये भी सही है। चौथा है कि RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी, तो ये भी सही है। तो इसमें चारों सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक FRBMA अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि पहला है कि मध्य अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य GDP विकास दर के संबंध में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं से संबंधित है, जो कि इसमें पहला सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा है राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने और महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में से किसी भी विचलन को उचित ठहराने से संबंधित है, तो इसमें जो दूसरा है ये सही है। फिर तीसरा है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सिस्टमेट विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए 3 साल के रोलिंग लक्ष्य से संबंधित हैं, तो तीसरा वाला ये गलत है। तो इसमें केवल दूसरा ही सही है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, केवल पहला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। पहला इसमें दिया गया है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार सहित कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, जो कि पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच का अंतर है, जो कि ये दूसरा वाला सही है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन तक देखे हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।